हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और यहाँ हम लोग स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से पिछले पार्ट का एंड हुआ। और हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। देखो, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। पहले तो वॉइस ओवर करना पड़ता है, फिर वो साथ में पिक्स भी स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ते हैं, प्लस फिर ऐड करना पड़ता है। यानी कि एक ही वीडियो बनाने में ट्रिपल टाइम लगता है भाई, 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर देना। और कमेंट में कुछ भी लिख दो यार, ABCD लिख दो। स्टोरी में सीन शुरू होता है स्लम्बर आइलैंड में। यहाँ पे थंडर यानी कि लाइटनिंग का फादर जो होता है वो प्रिंसेस टिली से मिलने आया होता है। टिली हैरान होती है और पूछती है कि मैंने सोचा कि कोई कस्टमर होगा या कोई और आया होगा। थंडर, आप खुद आएंगे, मैंने ये सोचा नहीं था। फिर वो धन्यवाद करती है थंडर को कि उसने खंडर एक्सप्लोर करने में उसकी मदद की थी। थंडर ने मुस्कुराकर कहता है कि इसमें कोई धन्यवाद की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी एक एडवेंचर हूँ, तो घूमना मेरे खून में है और प्लस इससे पैसे भी बन रहे हैं। और एक एडवेंचर होने की वजह से मैं सफर के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। उसने बताया कि उसने दूरबीन से जो देखा, खासकर एक चट्टान पर पत्थर का दरवाजा, उसने उसे चौंका दिया था और उसकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया था। टिली ने भी शेयर किया कि वो बोल्डर टाउन जाने की सोच रही है। यहाँ जादूगरनियाँ यूनियन के लीडर से मिलेंगी और खुद डेविल्स के महीने देखेंगी। उसने थंडर को भी बुलाया, लेकिन थंडर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर लाइटनिंग साथ आ गई तो मैं उसे खतरे में डाल सकता हूँ। मैंने उसकी माँ को खो दिया है और मुझे अपनी बेटी को खोना नहीं है। पर टिली उसे भरोसा दिलाती है कि चिंता मत कीजिए, मैं उसकी सुरक्षा करूंगी, वो मेरी जादूगरनी है। फिर ऐश पेपर ले आती है और टिली थंडर को याद दिलाती है कि आप बहुत क्या बोलते हैं उसे, सहायता करने वाले बंदे हैं, लेकिन जादूगरनियों को हायर करना फ्री नहीं है। थंडर फिर सिर हिलाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, बिजनेस तो बिजनेस है। फीस देकर वो वहां से चला गया। अरे, मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये यहाँ टिली से जादूगरनियां हायर करता है ताकि वो उसे स्काउट कर सके जब ये सफर में जाते हैं, जहाज को समुद्र में सफर में कहीं भी एडवेंचर पे जाते हैं। तो ये वही बिजनेस चल रहा है यहाँ पे। फीस देकर वो वहां से चला जाता है और ऐश हैरान होकर बोलती है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से है। टिली हंसकर कहती है कि इसमें हैरानी किस बात की है, थंडर बहुत मशहूर एक्सप्लोरर है। वो नई जगह खोजने और खजाना खोज कर काफी अमीर बन गया है। इस बात पर ऐश चिंता जताती है। वो कहती है कि अगर स्लमर स्पेल जैसा बिजनेस बढ़ा तो चर्च का ध्यान हम पर आ जाएगा और वो समझ जाएगा कि यहाँ पे जादूगरनियों की ताकत काफी बढ़ रही है। टिली मुस्कुराकर कहती है कि मुझे पैसे की परवाह नहीं है, मेरा मकसद है कि लोग जो हैं वो जादूगरनियों को समझें, उनसे रिश्ता बनाएं और सबको दिखे कि जादूगरनियां भी नुकसान नहीं करती, बिल्कुल जैसे थंडर की तरह। टिली मानती है कि वो डर जो है वो हमेशा अनजाने से आता है और जादूगरनियों भी इससे अलग नहीं है। वे किंगडम में जो डर है वो चर्च के झूठ और लोगों की अज्ञानता की वजह से है। उसने फिर पूछा कि मैगी क्यों अभी तक आइलैंड वापस नहीं आई। मैगी के मजे लगे हैं वहां पे, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। ऐश ने कंधे उचकाकर कहा कि शायद बस देर हो गई है, या फिर हो सकता है कि वो लौटना ही नहीं चाहती। वाटर टाउन की लाइफ बेस से कहीं बेहतर है, शायद इसी वजह से मैगी वापस नहीं आना चाहती। ऐश टिली को याद दिलाती है कि वो पहले कह रही थी कि जादूगरनियां वहां मत भेजो, मुझे तो डर है कि लोटस और हनी भी वापस ना आना चाहें। ये सुनकर टिली ने तय किया कि अब वो खुद बॉर्डर टाउन जाएगी। इस बात को सुन के ऐश घबरा जाती है। वो कहती है कि क्या अभी निकल रहे हैं क्या हम। इस पर टिली मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैंने तो पहले ही वादा किया है कि डीमन से लड़ाई में वो मदद करेगी अपने भाई की, यानी कि हमारे MC की। साथ में कुछ जादूगरनियां वापस भी ले आऊंगी और बिना लोटस के तो अगले साल क्रिसेंट वे से आए प्रवासी यहाँ घर नहीं बना पाएंगे। ओ हाँ, लोटस की पावर है ना वो मिट्टी वाली, तो घर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है वो। ऐश कहती है कि अभी तो विंटर आने के लिए 1 महीना है। टिली बोलती है कि सफ़र काफ़ी लंबा है, इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा।
और अगर सच में वहाँ कुछ गड़बड़ है तो हम देर क्यों करें, फिर हमें फटाफट निकलना पड़ेगा। वैसे भी मुझे अपने उस झंडू भाई को भी देखना है जो काफ़ी दिन उससे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। अब यहाँ पे सीन कट होता है और बॉर्डर टाउन की दीवार पर, सॉरी, बॉर्डर टाउन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पे दीवार पर ठंडी हवा बह रही होती है। विंटर आ चुका है और सिपाही मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। प्रिंस ने रिपोर्ट मांगी तो नाइट कार्टर ने कहा कि ज्यादातर सिपाही अब राइफल्स में माहिर हो गए हैं। 100 मीटर की दीवार को संभालने के लिए 10 गार्ड काफी हैं। वुल्फ्स दीवार तक नहीं पहुंच पाते और जब तक हाइब्रिड मॉन्स्टर नहीं आएंगे ये अब अपने जो बंदे हैं ये काफी रहेंगे इसके लिए। ये डेमंस तो हमारे लिए प्रैक्टिस मटेरियल बन चुके हैं। ये सुनकर प्रिंस खुश होता है और सिपाहियों की तरफ देखता है और उनकी तारीफ करता है कि बहुत बढ़िया, काम पर लगे रहो। उसे इस बात का काफ़ी गर्व हुआ कि साल भर में उसकी फौज ढीली ढाली मिलिशिया से एक डिसिप्लिन आर्मी बन गई है। तभी कार्टर ने बताया कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में जहां रिफ्यूजी रहते हैं झगड़ा शुरू हो गया। हम लोग देखते हैं कि दो आम लोग लड़ रहे हैं और भीड़ भी मेला लगाकर उन्हें चीयर कर रही है। एक लोकल आदमी बुरी तरह पिट रहा था और एक तगड़ा रिफ्यूजी उस पर टूट पड़ा था। कार्टर ने तुरंत कूदकर रिफ्यूजी को जमीन पर दबा दिया और चिल्लाया कि रुको, ये उसके हाइनेस के नाम पर हुक्म है। प्रिंस भी मौके पर पहुंच गया और घायल लोकल से नाम पूछा। उसने बताया कि मेरा नाम काहरिस है और मैं सिटी हॉल का आदमी हूँ। मैं तो बस राशन बांट रहा था। ये रेफ्यूजी कुत्ते की तरह मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन रेफ्यूजी चिल्लाया, सच पूरा बोलो, तुम लोग फ्री राशन के भी पैसे वसूल रहे हो। प्रिंस सोच में पड़ जाता है कि वो गौर करता है कि वेस्टर्न लीजन के रेफ्यूजी पहले ही प्रोसेस हो चुके हैं और सिर्फ पढ़े लिखे या फिर कामकाजी लोग आगे लाए जाते हैं। ये आदमी दिखने में आम लगता है लेकिन बात करने का तरीका इसका आम नहीं है। प्रिंस ने भीड़ को समझाया, राशन और शेल्टर फ्री थे और फ्री ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। लोग खुशी से चिल्ला उठे लेकिन प्रिंस ने सख्ती से कहा, लेकिन झगड़ा करना कानून के खिलाफ है, खासकर जब सिटी हॉल के बंदे से हो। सबको गिरफ्तार करो और मैं खुद सुनवाई करूंगा। किले में दोनों को बुलाया जाता है कि प्रिंस ने काया से पूछा कि तूने जानबूझकर राशन पर पैसे क्यों लिए। इसी से किसानों और रेफ्यूजी में झगड़ा हुआ। काया ने पहले तो टालम टोल किया और फिर मान लिया कि उससे गलती हुई है। कटप्पा कहता है कि पुराने जमाने में एलिट्स अपराध करे तो बस जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन अगर कोई आदमी एलाइट पर हाथ उठाए तो सजा फांसी से लेकर कोड़े तक हो सकती थी। प्रिंस ने टोका लेकिन काया जब एलिट नहीं है तो उसकी नाइटहुड तो पहले ही छीन चुकी है। पहले सजा पूरी तरह शासक की मर्जी पर निर्भर होती थी। प्रिंस ने पूछा, तो कोई पक्के कानून क्यों नहीं है? क्या कोड़े और हाथ काटने के अलावा कोई सजा नहीं है, जैसे जेल ही कह दे? कटप्पा कहता है कि जेल तो बस ट्रायल तक कैद रखने के लिए है। लंबे समय तक रखना मतलब उसको खाना पिलाना और जो सजा नहीं इनाम बन जाएगा। भाई क्या लाइन बोली है कटप्पा ने यार, काश यहाँ इंडिया में भी ऐसा हो जाए भाई। रेपिस्टों को और जो भी सजा करता है भाई 4-5 दिन में निपटा दो। सोचता है कि उसके पुराने वर्ल्ड के कानून यहाँ फिट नहीं बैठेंगे, इसलिए उसने खुद ही फैसला किया और उसने कहा कि काया हैरिस गुनहगार है और उसने रेफ्यूजियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाया है। उसकी सजा ये होगी कि उसे शहर से निकाल दिया जाएगा। 10 साल खदानों में उसे मजदूरी करनी होगी और जितना भी उसने कमाया उसका 3 गुना जुर्माना वो भरेगा। फिर रेफ्यूजी वेड के तरफ देखता है और कहता है कि तुमने पब्लिक ऑफिशियली पर हमला किया है, इसलिए तुम्हें 10 कोड़े मिलेंगे। जो सिविलियन झगड़ों में शामिल थे उन्हें विकल्प मिला, या तो 2 सिल्वर फाइन भरो या फिर 5 कोड़े खाओ। साथ ही आदेश दिया कि राशन फ्री ही बांटा जाएगा और जो पैसे ब्लैकमेल से लिए गए हैं वो सब वापस होंगे। और हाँ, सारी सजाएं पब्लिक के सामने होंगी। ये सुनकर बेट का चेहरा खिल जाता है। फ्री राशन मिलेगा। बेट तो इतना खुश था कि अगर फ्री राशन मिलता रहे तो 10 और कोड़े भी वो हंसते हंसते खा लेगा। उधर प्रिंस सोच रहा था कि सिटी हॉल कितनी तेजी से फैल रहा है और रेफ्यूजी आबादी के साथ सिक्योरिटी मैनेज करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। ये नहीं चाहता था कि कोई अलग से प्रोसिक्यूशन एजेंसी बने, क्योंकि सारे कानून और फैसले उसी के हाथ में रहने चाहिए।
उसे एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो सिंपल और असरदार हो, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी ना पड़े। और तभी नाइटिंग आ जाती है और पूछने लगती है कि वो क्या सोच रहा है। प्रिंस बोलता है कि मैं एक नया डिपार्टमेंट बनाने की सोच रहा हूँ जो सिटी हॉल और पहली आर्मी दोनों से अलग होगा। इसका नाम होगा वेस्टर्न सिक्योरिटी एजेंसी और इसे तुम संभालो। उसने कहा कि तुम ही हो जो सच सामने ला सकती हो, क्योंकि तुमसे कुछ भी नहीं छिप सकता। हाँ, ये बात तो है भाई, ये चलती फिरती लाई डिटेक्टर मशीन जो है। फिर हंसते हुए बोलता है कि हाँ, सर्दियों में तुम्हें आइसक्रीम और बाकी ट्रीट्स भी दूंगा। नाइटिंग ने झट से उसका हाथ मरोड़ा और बोली, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। भाई क्या बात है भाई। दूसरी तरफ वो बैड अपने 10 कोड़े खा चुका था और उसका पूरा पीठ सूखे खून से भर गया था। उसके ग्रुप का एक बूढ़ा साथी बोलता है कि राख लगा ले वरना जख्म पक जाएंगे, लेकिन बैड कोई बोलता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, खून सूख चुका है। और नाइट ने कहा कि 2 या 3 दिन में वो ठीक हो जाएगा, दर्द भी नहीं हो रहा, बस हल्की खुजली और ठंडक लग रही है। ये बताने लगा कि जब कोड़े उसे पड़े उसके बाद पीठ पर पानी फेंका गया। वो उसने सोचा था कि बहुत जलन होगी, पर कुछ हुआ नहीं। नाइट ने कहा कि पानी से बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं। बूढ़ा हैरान रह गया और दोनों ने सोचा कि इसमें जादूगरनियों का जरूर हाथ होगा। बूढ़े ने डांटा कि झगड़ा ही क्यों किया यार तूने। बैड ने मुस्कुराकर कहा कि अगर मैं चुप रहता तो राशन देने वाले अभी भी लोगों को लूट रहे होते। प्रिंस ने खुद वादा किया था कि राशन फ्री होगा, तो मैंने उसका ध्यान खींचने के लिए झगड़ा किया। फिर वो बोलता है कि मैंने खुद पता लगाया कि लोकल लोग और किसान सब प्रिंस की तारीफ करते हैं। अब जब ठीक हो जाऊंगा तो काम पर लौट जाऊंगा, उन अजीब हथियारों को ढोऊंगा और इतना पैसा कमा लूंगा कि हम दोनों आराम से जी ले। बूढ़े ने याद दिलाया कि तू तो कारीगर है, तुझे तो इनर डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहिए। बैड ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता और तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। गोल्डन बीट सिटी पर हमला हुआ था तो तुमने मेरी जान बचाई थी, अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं वहीं पे मर गया होता। अब सुना है कि प्रिंस पब्लिक सिक्योरिटी के लिए भर्ती करेगा, तो मैं भी ट्राई करूंगा। अब यहाँ से सीन कट होता है और अगला सीन बदलता है। हमें दिखाया जाता है समुद्र पे चलती एक नाव जिस पर जादूगरनियां बॉर्डर टाउन जा रही हैं। अंदर सब मजे में खाना खा रही थी, मसाले और नमक डालकर बना हुआ। एक वलोन जादूगरनी मजे से खाते हुए ऐश को चिढ़ाती है, कहती है कि तुझे तो शायद अच्छा खाना खाना ही भूल गया होगा। बॉर्डर टाउन में रहते रहते ऐश झुंझुना कर बॉर्डर टाउन का बचाव करने लगी और दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई। तभी बाहर शोर हुआ, क्रू मेंबर चिल्लाया, मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। टिली घबरा कर बोली कि कहीं ये डीमंस तो नहीं। बाहर आकर देखा तो ये अजीब हाइब्रिड मछली जैसे मॉन्स्टर थे जिनके पैर भी थे। लोन जादूगरनी ने हथियार निकाला और ऐश को चैलेंज किया। वो कह रही थी कि देखते हैं ज्यादा कौन मारता है। ऐश को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दोनों लड़ने को तैयार हो गए। टिली ने अपना मैजिक स्टोन यूज करके उड़ान भरी और ऊपर से देखा तो उसे लगा कि ये मॉन्स्टर पहले से अलग हैं। तभी एक मॉन्स्टर एक आदमी पर झपटता है, लेकिन ऐश एक ही झटके में उसे चीर डालती है। आदमी डर से कांप जाता है। पीछे से दूसरा मॉन्स्टर आता है और तो ब्लोन जादूगरनी उसे टोकती है और कहती है कि ध्यान रखो, लेकिन ऐश ने फिर से एक ही बार में उसे आधा कर दिया और कहती है कि चिंता मत कर, मैं खुद संभाल सकती हूँ। फिर बिजली की तरह मॉन्स्टर्स को वो काटने लग जाती है, इतनी तेजी की सबकी आंखें फटी रह जाती है। इसी बीच टिली ने देखा कि जहाज जोर जोर से हिल रहा है। उसे शक हुआ कि नीचे पानी में कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो कि जहाज पर वार कर रहा है। टिली चिल्लाते हुए कहती है कि नीचे बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो कि जहाज को पलट भी सकता है। पोनीटेल वाली चुड़ैल कहती है कि अगर ये जहाज की पकड़ को हिला रहा है तो मैं शील्ड लगाकर उसे रोकने की कोशिश करती हूँ। कैप्टन ये देख के घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर इतना बड़ा है तो हमारे हमले इस पर काम नहीं करेंगे, हम इतने बड़े मॉन्स्टर से कैसे लड़ेंगे। तभी ब्लोंट जादूगरनी जिसका नाम आंद्रिया है वो आगे बढ़ती है और कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मेरी शूटिंग से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वक्त कम था क्योंकि दैत्य जैसी मछली पीछे से चार्ज कर रही थी। पोनीटेल जादूगरनी फौरन हवा में उछलती है और अपने मैजिक से जहाज को बचाने के लिए शील्ड बना देती है। लेकिन उस मेहनत का इतना असर हुआ कि उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। वो नीचे गिर जाती है। ऐश ने तुरंत रस्सी खींचकर उसे वापस सुरक्षित खींच लिया। तभी आंद्रिया हवा में कूदती है और सुनहरी धनुष निकालकर एक तीर चलाती है जिससे उस दैत्य मछली को एक ही बार में वो खत्म कर देती है। सब खुश होते हैं, लेकिन खुशी के पल भर ही की थी क्योंकि आंद्रिया खुद पानी में गिरकर डूबने लगी। ऐश और आंद्रिया की आपस में
कितनी भी टकरार क्यों ना हो, ऐश ने बिना सोचे पानी में छलांग लगाई और उसे बचा लिया। बाकी जादूगरनियां राहत की सांस लेती हैं कि अब तैर कर बॉर्डर टाउन नहीं जाना पड़ेगा। टिली भी चैन की सांस लेती है, लेकिन उसका मन बैठ जाता है जब उसे पता चलता है कि बर्फ समय से पहले ही गिर रही है। उसे याद आता है कि रॉयल स्कॉलर्स कहा करते थे कि अगर जल्दी बर्फ गिरे तो इसका मतलब है कि डेमन्स आने वाले हैं, यानी कि मंथ ऑफ डेमन्स शुरू हो चुके हैं। और ये सोचकर उसे चिंता होती है कि बॉर्डर टाउन पहले से ही हमले में तो नहीं है। जब जहाज किनारे पे पहुंचता है तो टिली कैप्टन से पूछती है कि यही वो जगह है जहां पिछली बार जादूगरनी उतरी थी। कैप्टन हामी से सर हिलाता है और बताता है कि पिछली बार यहाँ एक विशाल गुब्बारा खड़ा था। टिली हैरान रह जाती है और ऐश समझाती है कि वो हॉट एयर बलून था जिसे रोलैंड ने बनाया था। टिली सोचती है कि रॉयल स्कॉलर्स ने भी कभी ये सब नहीं सिखाया था, तो आखिर रोलैंड ने ये कहाँ से सीखा? जवाब तो तभी मिलेगा जब वो उससे मिलेगी। इसलिए सबको किनारे पे उतरने को वो कह देती है। टिली कैप्टन से कहती है कि टिसोरन यहीं रुके ताकि वो लोटस और बाकी जादूगरनियों को वापस आइलैंड भेज सके। कैप्टन भी मान जाता है और कहता है कि जादूगरनियों के बिना वो खतरनाक समुद्र में जहाज नहीं चलाएगा। सब किनारे पे पहुंचते हैं और शबी पोनीटेल वाली जादूगरनी अपने बैरियर से फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाकर बाकी जादूगरनियों को ले जाती है। तभी टिली अपने मैजिक स्टोन से उड़कर निकल पड़ती है। उधर बॉर्डर टाउन में मजदूर बर्फीले तूफान से जूझ रहे होते हैं। टिली और उसका ग्रुप प्रिंस द्वारा बनाए गए विशाल ब्रिज पर पहुंचते हैं और सब दंग रह जाते हैं। ऐश कहती है कि इतना बड़ा पुल तो रिसोर्स की बर्बादी है, नाव से भी काम चल जाता। आंद्रा इस पर हंस पड़ती है और कहती है कि उसे बेवकूफ़ कहती है। वो कहती है कि ये जंगल और खाली ज़मीनें आगे एक्सपेंशन के लिए ज़रूरी है, इतना ट्रैफिक नाव से नहीं संभलता। ये पुल बिल्कुल सही है और प्रिंस यहाँ सबसे ज़्यादा होशियार है। ऐस चिढ़कर याद दिलाती है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम प्रिंस को नीचा दिखा रही थी। जब वो टाउन में पहुंचते हैं तो गार्ड उन्हें रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग साउथ से क्यों आ रहे हो। जब पता चलता है कि ये जादूगरनियां हैं तो गार्ड खुश होकर दौड़ पड़ता है खबर देने के लिए कि नई जादूगरनियां यूनियन ज्वाइन करने आई है। ऐश कुछ बोलने ही वाली थी कि टिली ने इशारे से रोक दिया और कहा कि रुकते हैं, देखते हैं कि प्रिंस की क्या रिएक्शन होती है। तभी नाइटिंग प्रकट होती है और हंसते हुए बोलती है कि नई जादूगरनियों की खबर सुन के वो यहाँ आई थी, लेकिन कुछ पुराने चेहरे भी उसे दिख गए। ऐश और नाइटिंग की मुलाकात पर खूब बातें होती हैं, जबकि टिली उसे देखकर दंग रह जाती है। वो समझ जाती है कि नाइटिंग बेहद ताकतवर कॉम्बैट चुड़ैल है। नाइटिंग टिली के सम्मान से झुककर मिलती है और टिली को ये और भी हैरान करता है। किले में पहुंचते ही सिल्विया टिली से लिपट जाती है और पूछती है कि इतनी जल्दी वो क्यों आई, जबकि अभी तो ऑटम है। टिली मुस्कुराकर याद दिलाती है कि अब तो पूरा विंटर शुरू हो चुका है। फिर टिली बाकी जादूगरनियों के बारे में पूछती है तो सिल्विया बताती है लोटस शरणार्थियों के लिए घर बना रही है, टैबलिन और कैंडल इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में है और हनी मैसेंजर जानवर ट्रेन कर रही है। प्रिंस ने सबको मैसेज भेजा है, वो किले में आने वाले हैं। तभी रोलैंड खुद कमरे में आता है और टिली का स्वागत करता है। मेरी प्यारी बहन, बॉर्डर टाउन में तुम्हारा स्वागत है। दोनों भाई बहन बैठकर चाय पीते हैं। टिली कहती है कि पूरा साल हो गया हमें मिले हुए, बहुत सी बातें करनी है। रोलैंड सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, इस बार सर्दी लंबी चलेगी। टिली उसे गौर से देखती रहती है जिससे वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। इसी कारण वो नाइटिंग को बुला लेता है। फिर वो कहता है कि छुपने की जरूरत नहीं है, ये मेरी बहन है, और उसे कमरे से बाहर भेज देता है। अब अकेले में रोलैंड अपनी बहन को भरोसा दिलाता है कि अब सिर्फ वो दोनों हैं। टिली का पहला सवाल यही होता है कि तुम आखिर कौन हो। रोलैंड शांत होकर जवाब देता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ग्रे कासल का चौथा प्रिंस रोलैंड बिम्डन। एमसी कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बदल चुका हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे तुम्हें सब समझा दूंगा। शुरुआत उस पल से होती है जब उसने जादूगरनियों को बचाया था। उसकी बातें सुनकर टिली दिमाग में जोड़ तोड़ करने लगती है। उसे लगता है कि एना नाम की जादूगरनी ने ही रोलैंड की सोच बदल दी होगी, तभी तो इसे अब चर्च की चालें समझ आ रही हैं। साथ ही जब गार्सिया ने उस पर हमले करवाए थे तो शायद वहीं से उसे एहसास हुआ होगा कि हमारे जो परिवार है, जो राजाओं का परिवार है, उसकी असली ताकत क्या है, और अगर उसे ताज चाहिए तो उसे बदलना ही होगा। टिली ये सोचते हुए चाय खत्म करती है और रोलैंड फटाफट से उसके कप में फिर से चाय भर देता है। अभी उसे इस बात की हैरानी है कि भाई ने
भाप का इंजन और राइफल जैसी चीजें आखिर कहाँ से सीखी? फिर वो सीधे पूछ ही लेती है कि ये सब ज्ञान तुझे अचानक यादें आने से हुआ है क्या? इस पर रोलैंड बिना कुछ सवाल विचार किए सीधा कहता कि हाँ, जब गार्सिया ने मुझे मारने की कोशिश की और मैं बच गया तब से ये यादें आने लगी हैं। अगर एना से मिलना मेरी शुरुआत थी तो ये यादें बदलाव की असली वजह बनी। टिली फिर सोच में पड़ जाती है। सिल्वी ने साफ कहा था कि कोई जादूगरनी किसी और का रूप नहीं ले सकती और ना ही किसी को कंट्रोल कर सकती है। ऊपर से रोलैंड सच में वही प्रिंस है जो हमेशा नाइट्स के साथ रहता था और डिवाइन स्टोन को भी पहचानता था। लाइब्रेरी और स्कॉलर्स ने भी कभी भाप या फिर बारूद का जिक्र नहीं किया था, तो ये अजीब ज्ञान शायद उन्हीं अजीब अनुभवों से जुड़ा हुआ हो सकता है। टिली फिर पूछती है कि मैं कैसे मान लूं कि तू सच में रोलैंड है और ये सब सिर्फ तेरी याद ही है। रोलैंड थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है कि मुझे अपनी यादें बिल्कुल साफ साफ याद हैं और वही मेरी असली पहचान है। अगर कोई जादूगरनी मेरी जगह होती तो उसके पास ये यादें नहीं होती। फिर वो टिली को याद दिलाता है कि क्या तुझे याद है जब मैंने तुझे धक्का देकर कांच पर गिरा दिया था और तू रोई थी? मैंने तब भी माफी नहीं मांगी थी। टिली अवाक रह जाती है कि मानो सब सच हो। रोलैंड आगे कहता है कि इस दुनिया में हर चीज पहली बार अजीब लगती है। मुझे भी नहीं लगा था कि तू अपनी जादूगरनी वाली पहचान किले में छुपा पाएगी। खैर, ये सर्दी बहुत लंबी है, बात करने का वक्त बहुत मिलेगा। टिली भी मान जाती है और कहती है कि अगले कुछ महीने मैं यहीं रहूंगी तेरे सहारे, संभाल लियो मुझे। इतने तीखे सवालों के बाद रोलैंड आखिरकार चैन की सांस लेता है। उसे लगता है कि स्मार्ट इंसान से झूठ बोलना सबसे मुश्किल काम है। चेहरे पर सच जैसा भाव रखना पड़ता है। तभी नाइटिंग प्रकट होती है और पूछती है कि अपनी बहन को जादूगरनी के रूप में देखकर अजीब तो नहीं लग रहा? रोलैंड हंसकर कहता है कि बस उसके सवालों ने मुझे दबाव में डाल दिया। नाइटिंग मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे लगा था भाई बहन की मुलाकात इमोशनल होगी। रोलैंड सिर हिलाकर कहता है कि हमारी कभी खास दोस्ती नहीं थी। मैं उसे बचपन में तंग किया करता था। बड़े होकर हम अजनबी जैसे हो गए और अभी मुझे इस बात की हैरानी है कि वो यहाँ आ भी गई है। नाइटिंग उसके पास आकर धीरे से कहती है कि तूने मुझे बाहर क्यों भेजा? तुम तो किसी जादूगरनी से अकेले मिलते भी नहीं। शायद तुम अपनी बहन पर भरोसा करते हो। रोलैंड नजरें चुराकर कहता है कि कभी तुम्हें सब सच बताऊंगा। नाइटिंग हंसकर मान जाती है और सोचती है कि वो इंतजार कर लेगी। उधर बिजली बने लाइटनिंग और मैगी सबको डाइनिंग हॉल में बुलाती हैं, जहां खूब सारा शानदार खाना रखा होता है। सब जादूगरनियां जमा हो जाती हैं। बैंडी खुद टिली को हॉल तक लेकर आती है। अब नई जादूगरनियां खाना देकर दंग रह जाती हैं। उन्हें तो लगता था बॉर्डर टाउन में सब साधारण होगा। ऐश भी हल्की मुस्कान दबा नहीं पाती। उसकी मुस्कान बस अपनी सुनहरी बालों वाली दोस्त को चिढ़ाने के लिए होती है, जो हमेशा बॉर्डर टाउन को लेकर शक किया करती थी। सब मजे से खाते हैं और रोलैंड पूछता है कि खाना तुम लोगों को पसंद आया? ऐश हल्के अंदाज में जवाब देती कि हाँ, अच्छा था। टिली अपने होंठ पोंछती है और फिर रोलैंड को याद दिलाती है कि वो सिर्फ रोलैंड की मदद करने नहीं आई है, बल्कि अपनी जादूगरनियों को वापस लेने भी आई है। क्योंकि सिल्वर वे से अगले स्प्रिंग में कुछ आम लोग स्लम्बर आइलैंड आने वाले हैं और उनके लिए घर और खाना बनाने में लोटस और हनी की जरूरत पड़ेगी। रोलैंड सोच में पड़ जाता है। पहली आर्मी तो अकेले ही डेमन से निपट सकती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लोटस और हनी बहुत काम आएंगे। पहाड़ों के पास का जो प्रोजेक्ट है वो अभी अधूरा है और डॉक भी आधा ही बना है, तो घरों की जरूरत तो होगी ही। वो टिली से पूछता है कि क्या तुम्हारा वापस जाना आधा महीना टाला जा सकता है? टिली मानती है कि आम हालात में तो उसे आपत्ति नहीं होती, लेकिन इस बार साउथ सी में अजीब सी फिश मॉन्स्टर्स दिखाई दी हैं और उसे शक है कि ये जल्दी शुरू हुए डीमंस के महीनों से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे महीने बढ़ेंगे डेमंस और भी ताकतवर होंगे, खतरनाक बनते जाएंगे। इसलिए उसका कहना है कि जल्दी निकलना ही सुरक्षित है। साथ में ही वो बताती है कि सिस्टर जहाज से एस्कॉर्ट करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति उन बेवकूफ डेमंस के लिए परफेक्ट है। रोलैंड फिर पूछता है कि क्या लोटस और हनी के अलावा बाकी 3 जादूगरनियां थोड़ी देर और रह सकती हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अभी अधूरी है। टिली हैरान होती है ये देखकर कि इसका भाई इन जादूगरनियों की फिक्र कर रहा है और वो जिज्ञासु होकर पूछती है कि वो कैंडल और एब्लिन की शक्ति का उपयोग कैसे करेगा।
रोलैंड समझाता है कि कैंडल की शक्ति मशीनों की एफिशिएंसी बढ़ा देती है, और जबकि एब्लिन की शक्ति सिर्फ पीने के लिए नहीं है, वो और भी कई कामों में बेहद उपयोगी है। ये सुनकर टिली खुश हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि कैंडल और एलिन हमेशा अपनी शक्ति को लेकर असुरक्षित महसूस करती थी। वो सहराती है कि भाई उनकी काबिलियत को अहमियत दे रहा है, क्योंकि उसका मानना था कि वो हमेशा से ही यही चाहती थी कि कोई उनकी शक्ति को बेकार नहीं कहे, और उसका मानना यह भी था कि हमेशा से यही रहा है कि कोई शक्ति बेकार नहीं होती। फिर वो जादूगरनी उससे पूछती है कि उनकी क्या राय है। छोटी जादूगरनी कहती है कि उसे दोनों जगह ठीक लगती है। एब्लिन कहती है कि अगर मिस टीली को ज़रूरत हो तो वो लौट सकती है, लेकिन बॉर्डर टाउन में रहकर सीखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। टिली उन्हें आश्वासन देती है कि उन पर कोई दबाव नहीं है, सब अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। वो चाहती हैं कि बॉर्डर टाउन की जादूगरनियां भी कभी स्लमर आइलैंड आए। रोलैंड भी हामी भरता है और कहता है कि उसका सपना है कि जादूगरनियां दोनों जगह खुलेपन से रह सके। टिली खुश होकर कहती है कि अच्छा है, वो भी ऐसा ही सोचती है। रोलैंड थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है क्योंकि बहन ने उसे भाई कहे हुए लगभग 10 साल हो गए थे, लेकिन फिर संभल कर कहता है कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब सब मिलकर शांति से रहेंगे। फिर वो गंभीर होकर बोलता है कि उसे खंडरों और डेमन्स के बारे में कुछ बताना है जो स्नो माउंटेन और स्टोन टावर से जुड़े हैं। उसका प्लान था कि जादूगरनियां एना और पहली आर्मी मिलकर मिस्ट्री फॉरेस्ट के खंडरों में जाकर बचाव करें, लेकिन जल्दी आई हुई ये सर्दी ने उनसे ये मिशन को देर करवा दी। टिली हैरानी से कहती है कि उसे यकीन नहीं होता कि ये दैत्य यानी कि डीमंस की सेना इतनी पास है उनसे, और ये भी कि कोई इंसान सालों पुराने खंडरों में अभी भी जिंदा हो सकता है। उसे रोलैंड की भेजी हुई डेविल्स की ड्राइंग्स याद आती हैं और लगता है कि यही सबसे अहम बात है। रोलैंड समझाता है कि माहौल देखकर साफ है कि डीमंस टेरिटरी कई सालों से वहीं है। शायद उनकी रेड मिस्ट की लिमिटेशन की वजह से उन्होंने अभी तक किंगडम पर कब्जा नहीं किया, इसलिए फिलहाल बॉर्डर टाउन को खतरा नहीं है। उसका प्लान है कि आने वाले सालों में एक स्काउट टावर बनाया जाए ताकि उनकी हलचल पर नजर रखी जा सके। पर टिली मानती है कि खंडर में जो जादूगरनी सील पड़ी हुई है वो उन्हें चर्च के पतन और टकीला के बारे में बता सकती है। वो पूछती है कि क्या खंडरों तक जमीन की जगह हवा से पहुंचा जा सकता है, यानी कि हवा के जरिए सफ़र किया जा सकता है आसमान से, क्योंकि ऐश ने बताया था कि बॉर्डर टाउन में हवाई सफ़र का कोई साधन है। रोलैंड तुरंत समझ जाता है कि वो हॉट एयर बोट की बलून की बात कर रही है। उसका प्लान है कि वो वहां तक गुब्बारे में जा सकते हैं अगर उसे थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, लेकिन पहली आर्मी को ले जाना नामुमकिन होगा। अगर डेविल्स आ गए तो हवा में फंसकर बड़े नुकसान हो सकते हैं। तभी टिली याद दिलाती है कि अगर रोलैंड सिर्फ जादूगरनियों के यूनियन के साथ जाता है तो बहुत रिस्क होगा, लेकिन अब और दूसरी जादूगरनियों भी उनके साथ हैं जो काम आसान कर देंगी। शेप की बैरियर से सुरक्षा मिलेगी और ऐश क्लोज कॉम्बैट संभाल लेगी। रोलैंड सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि पिछली बार हवा में वो काफ़ी असहाय थे, लेकिन बहन की बात भी बिल्कुल सही है। सिल्वी की मैजिक साइट खतरों का पता लगा सकती है। नाइटिंग और ऐश का अटैक भी दमदार है और अगर हालात बिगड़े तो शैबी और एना सबको बचा लेंगी। अब मैंने पहले इसे शेब कहा था पर शेब नहीं शैबी है। वो पूछता है कि क्या टिली सच में जाना चाहती है। टिली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि हाँ, ये मौका काफ़ी शानदार है इस रहस्य को सुलझाने का, खासकर जब सर्दी पहले आ गई और समुद्र में भी डीमंस दिखने लगे। टिली के दिल में एक अजीब सा डर है और उसने ठान लिया है कि चाहे खुद ही क्यों ना जाना पड़े, उसे सच का पता करना ही होगा।